अगर आपको किसी बंद कमरे में 5 घंटों तक बिना उठे कुर्सी पर बैठने के लिए कहा जाए तो शायद आप सोच में पड़ जाएंगे और बेचैन भी हो जाएंगे। लेकिन कल रात जब भारत के लोग यानी आप सब लोग नींद में थे, तब फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग ऐसी ही बेचैनी महसूस कर रहे थे। दुनिया भर में करोड़ों लोगों के डेटा की चोरी और उसके अनैतिक इस्तेमाल के मामले में उनसे 5 घंटे तक लगातार मुश्किल सवाल पूछे गए और जवाब में उन्हें यह कहना पड़ा कि उनसे गलती हो गई। 33 साल के मार्क जकरबर्ग के लिए कल का दिन बहुत मुश्किल था, बड़ा भारी था। जकरबर्ग कल यूएस सेनेट की जुडिशरी एंड कॉमर्स कमेटी के सामने पेश हुए थे। फेसबुक पर दुनिया भर के करोड़ों लोगों के डेटा के अनैतिक इस्तेमाल के गंभीर आरोप हैं और इन्हीं आरोपों पर अपना पक्ष रखने और सवालों का जवाब देने के लिए फेसबुक के फाउंडर अमेरिका के 44 सेनेटर्स के सामने ठीक उसी तरह बैठे हुए थे जैसे कोई अपराधी अदालत में जज के सामने बैठता है। हालांकि कई मुश्किल सवालों से भरे 5 घंटे के इस सेशन को कुछ शब्दों में बयां करना हो तो वो शब्द ऐसे होंगे: I am sorry and we are working on it. I am sorry but we are working on this. मार्क जकरबर्ग ने इन्हीं शब्दों को अपनी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। सुनवाई के पहले दिन फेसबुक के सीईओ हर सवाल का जवाब बहुत घुमा कर दे रहे थे और उनकी बातें सुनकर ऐसा भी लग रहा था कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, बता कम रहे हैं, छुपा ज्यादा रहे हैं। इस सेशन के दौरान अमेरिका के सेनेटर डिक डर्बिन ने मार्क जकरबर्ग से एक सवाल पूछा। क्या वो उस होटल का नाम बताना चाहेंगे जहां वो रात को रुके थे? इस सवाल पर मार्क जकरबर्ग पूरे 8 सेकंड तक चुप रहे और फिर उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। और यही इस विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि जो मार्क जकरबर्ग अमेरिकी सेनेटर्स के सामने अपनी प्राइवेसी को लेकर कुछ भी बोलने से बच रहे थे, जो ये तक नहीं बताना चाहते कि वो किस होटल में रुके थे, उन्हीं की कंपनी फेसबुक के करोड़ों यूजर्स की निजी जानकारियों के साथ समझौता किया गया है। यानी वो अपने बारे में कुछ नहीं बताना चाहते, लेकिन अपने करोड़ों यूजर्स की हर जानकारी अपने पास रखना चाहते हैं। उनका कौन सा यूजर कौन से होटल में जाता है, कहां से शॉपिंग करता है, कौन सी फिल्म देखता है, किस पार्टी को वोट देता है, किस विचारधारा का है। मार्क जकरबर्ग की कंपनी ये सब कुछ जानना चाहती है, लेकिन मार्क जकरबर्ग जब उनसे पूछा जाता है तो अपने होटल का नाम तक नहीं बताना चाहते। Thank you very much, Mr. Chairman. Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. If you've messaged anybody this week, would you share with us the names of the people you've messaged? Senator, no, I would probably not choose to do that publicly here. I think that may be what this is all about. Your right to privacy, the limits of your right to privacy, and how much you give away in modern America in the name of, quote, connecting people around the world. A question basically of what information Facebook's collecting, who they're sending it to, and whether they ever asked me in advance my permission to do that. Is that a fair thing for a user of Facebook to expect? आपने देखा डिक डर्बिन ने कितना सही सवाल मार्क जकरबर्ग से पूछा और जकरबर्ग की हालत ऐसी हो गई कि वो पानी पीने लगे। आप तस्वीरों में अगर आप देखेंगे, और उन्होंने सिर्फ 2 सवाल पूछे, आप किस होटल में रुके थे और इस हफ्ते आपने किस किस को मैसेज किया था। और जकरबर्ग दोनों ही सवालों के जवाब नहीं देना चाहते थे अपनी प्राइवेसी के कारण, लेकिन उनकी कंपनी आपके सारे मैसेजेस पढ़ना चाहती है। अमेरिका के 44 सेनेटर्स ने मार्क जकरबर्ग से लगातार 5 घंटे तक सवाल पूछे। हालांकि दुनिया मार्क जकरबर्ग की पहले दिन की पेशी को एक दूसरे तरीके से भी डिकोड कर रही है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि 5 घंटों में जकरबर्ग से वो सवाल नहीं पूछे गए जो पूछे जाने चाहिए थे, यानी बड़ी आसानी से जकरबर्ग को छोड़ दिया। यानी पहले दिन की पेशी फेसबुक के सीईओ के लिए कोई खास मुश्किल नहीं थी, उतनी मुश्किल नहीं थी जितनी की उम्मीद की जा रही थी, जितनी होनी चाहिए थी। और इसकी वजह यह थी कि सवाल पूछने वाले कुछ सेनेटर्स को इस पूरे मामले की गहरी जानकारी और समझ थी ही नहीं। इस बात की समझ नहीं थी कि फेसबुक काम कैसे करता है। इसलिए कुछ सेनेटर्स की तरफ से पूछे गए सवाल फेसबुक के बिजनेस मॉडल से जुड़े हुए थे या बड़े बेसिक सवाल थे।
क्योंकि जब उन्हें जानकारी ही नहीं है तो सवाल कैसे पूछेंगे। और ऐसे सवालों ने ज़करबर्ग को थोड़ी सी राहत दे दी। लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी थे जिनका जवाब देने से पहले ज़करबर्ग को बार बार पानी पीना पड़ा। और ये तस्वीरें आज पूरी दुनिया को बहुत सुकून देंगी, जब ज़करबर्ग वहां अपराधी की तरह बैठे हैं और बार बार सवालों को सुनकर पानी पी रहे हैं। वो कौन से सवाल थे जिन्होंने ज़करबर्ग को पानी पिला दिया? अब उन सवालों पर ध्यान दीजिए। ज़करबर्ग से पूछा गया कि क्या रशिया और चीन की सरकार के पास फेसबुक का डेटा है। उनसे यह भी पूछा गया कि डेटा लीक तो फेसबुक का इतिहास रहा है और 14 साल से वो लगातार माफी ही मांगते आ रहे हैं, लेकिन इस दिशा में वो कोई कदम क्यों नहीं उठा रहे। यहां आपको बता दें कि जब भी मार्क ज़करबर्ग ऐसे किसी मामले में फंसे हैं, हर बार वो बड़ी आसानी से माफी मांग लेते हैं और कहते हैं कि वो इस पर काम करेंगे, लेकिन उन्होंने किया कुछ नहीं। लेकिन माफी मांगने में बहुत तेज हैं, तुरंत माफी मांग लेते हैं। फेसबुक अपने यूजर्स की जानकारियां किस तरह इकट्ठा करता है और उन जानकारियों को किसके पास भेजा जाता है, यह सवाल उनसे पूछा गया। फेसबुक यूजर्स के डेटा से पैसा कमाता है और यह कहता है कि यूजर खुद ही अपने डेटा का मालिक है। यह कैसे संभव है? यह भी अच्छा सवाल उनसे पूछा गया। इसके अलावा एक सवाल यह भी था कि क्या फेसबुक को लोगों के राजनीतिक झुकाव और विचारधारा के बारे में जानकारी होती है। उनसे यह भी पूछा गया कि क्या फेसबुक डोपामाइन फंक्शंस को बढ़ाने के लिए एक्सपर्ट्स की सेवाएं, एक्सपर्ट्स की मदद लेता है। यहां आपको बता दें कि डोपामाइन एक ऐसा केमिकल होता है जो इंसान के दिमाग पर असर डालता है। जब भी किसी व्यक्ति को कोई रिवॉर्ड या कोई इनाम मिलता है तो उसके दिमाग में यह केमिकल रिलीज होता है और इसकी वजह से उसे बहुत अच्छा महसूस होता है। कोकेन जैसे तमाम एडिक्टिव ड्रग्स भी इंसान को इस तरह की फीलिंग्स देने के लिए, यानी अच्छा महसूस कराने के लिए, इसी केमिकल की मात्रा बढ़ा देते हैं। सोशल मीडिया भी शरीर में होने वाली इस प्रक्रिया का लाभ उठाता है। जब भी किसी को लाइक, रीट्वीट या कोई और पॉजिटिव रिएक्शन सोशल मीडिया पर मिलता है तो उसे बहुत अच्छा महसूस होता है और वो उत्साहित होकर सोशल मीडिया पर पहले के मुकाबले और ज्यादा पोस्ट्स लिखता है और ज्यादा समय बिताता है, कमेंट करता है और फिर उस पर रिएक्शन आने का फिर से इंतजार करता है। और ये लत बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी किसी दूसरे नशे की लत होती है। आपने बहुत बार ये सुना होगा कि इंटरनेट और सोशल मीडिया एक नशे की तरह है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वाकई, अगर आप वैज्ञानिक तरीके से भी देखें तो ये वाकई एक नशे की तरह है और इसे नशे की तरह ही बनाया भी गया है। और इसीलिए मार्क ज़करबर्ग से इस बारे में सवाल पूछा गया और उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि वो डोपामाइन फंक्शंस बढ़ाने के लिए एक्सपर्ट्स की मदद लेते हैं। फिलहाल तो उन्होंने इससे इनकार किया है, लेकिन बहुत सारी एजेंसीज और बहुत सारे विशेषज्ञों का शक कम नहीं हुआ है। इसलिए आगे इस दिशा में भी जांच हो सकती है कि क्या फेसबुक को कोकीन जैसे नशीले पदार्थ की तरह डिजाइन किया गया है। ये सभी सवाल मुश्किल थे और ऐसा लगता है कि इनका गोलमाल जवाब देने की तैयारी मार्क ज़करबर्ग ने बहुत पहले से ही कर ली थी। वो ऐसा सोच कर आए थे, तैयारी करके आए थे कि अपने मुंह से कुछ बोलेंगे नहीं, कोई जानकारी लीक नहीं करेंगे। और इसके लिए आज हम 2 सबूत आप सबके सामने पेश करेंगे। पहला सबूत वो कुर्सी है जिस पर ज़करबर्ग बैठे हुए थे और दूसरा सबूत उनके वो नोट्स हैं जिनमें यह लिखा है कि सवालों का जवाब कैसे देना है। यानी ज़करबर्ग पूरी स्क्रिप्ट लेकर आए थे, लेकिन सबूतों के साथ मार्क ज़करबर्ग की इस चालाकी का विश्लेषण करने से पहले उनकी सुनवाई के कुछ हाइलाइट्स आप जरूर देखिए। We face a number of important issues around privacy, safety, and democracy, and you will rightfully have some hard questions for me to answer. But it's clear now that we didn't do enough to prevent these tools from being used for harm as well. And that goes for fake news, for foreign interference in elections and hate speech, as well as developers and data privacy. We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. And it was my mistake, and I'm sorry. I started Facebook, I run it, and I'm responsible for what happens here. First, we're getting to the bottom of exactly what Cambridge Analytica did.
and telling everyone affected. What we know now is that Cambridge Analytica improperly accessed some information about millions of Facebook members by buying it from an app developer. When we first contacted Cambridge Analytica, they told us that they had deleted the data. About a month ago, we heard new reports that suggested that wasn't true. And now we're working with governments in the US, the UK, and around the world to do a full audit of what they've done and to make sure they get rid of any data they may still have. When did you identify new operations? It was right around the time of the 2016 election itself. So since then, 2018 is an incredibly important year for elections, not just with the US midterms, but around the world. There are important elections in India, in Brazil, in Mexico, in Pakistan, and in Hungary that we want to make sure that we do everything we can to protect the integrity of those elections. You're a dad. I'd like to talk a little bit about social media addiction. As a dad, do you worry about social media addiction as a problem for America's teens? Well, my hope is that we can be idealistic but have a broad view of our responsibility. To your point about teens, this is certainly something that I think any parent thinks about, is how much do you want your kids using technology? At Facebook specifically, I view our responsibility as not just building services that people like, but building services that are good for people and good for society as well. So we study a lot of effects of well-being, right? So you're sharing content with friends, you're interacting, then that is associated with all of the long-term measures of well-being that you would intuitively think of. Long-term health, long-term happiness, long-term feeling connected, feeling less lonely. But if you're using the internet and social media primarily to just passively consume content and you're not engaging with other people, then it doesn't have those positive effects and it could be negative. We're almost at time, so I want to ask you one more. Do social media companies hire consulting firms to help them figure out how to get more dopamine feedback loops so that people don't want to leave the platform? No, Senator, that's not how we talk about this or how we set up our product teams. We want our products to be valuable to people, and if they're valuable, then people choose to use them. Are you aware of other social media companies that do hire such consultants? Not sitting here today. Thanks. Mr. Zuckerberg, does Facebook consider itself a neutral public forum? Senator, we consider ourselves to be a platform for all ideas. Let me ask the question again. Does Facebook consider itself to be a neutral public forum? And representatives of your company have given conflicting answers on this. Are you a First Amendment speaker expressing your views, or are you a neutral public forum allowing everyone to speak? Senator, here's how we think about this. I don't believe that there is certain content that clearly we do not allow, right? Hate speech, terrorist content, nudity, anything that makes people feel unsafe in the community. Do you consider yourself a neutral public forum, or are you engaged in political speech, which is your right under the First Amendment? Well, Senator, our goal is certainly not to engage in political speech. Mr. Zuckerberg, I will say there are a great many Americans who I think are deeply concerned that Facebook and other tech companies are engaged in a pervasive pattern of bias and political censorship. Senator, let me say a few things about this. First, I understand where that concern is coming from because Facebook and the tech industry are located in Silicon Valley, which is an extremely left-leaning place. And this is actually a concern that I have and that I try to root out at the company, is making sure that we don't have any bias in the work that we do. I'm not specifically aware of those. How about any Democratic candidate for office? I'm not specifically aware. I mean, I'm not sure. आपने इस दौरान नोट किया होगा कि 5 घंटे की सुनवाई के दौरान कभी भी मार्क ज़करबर्ग दबाव में नहीं दिखाई दिए। इसे समझने के लिए अब आप ये तस्वीर देखिए। अमेरिकी कांग्रेस के सामने सेनेटर्स के सवालों का जवाब देने के लिए ज़करबर्ग जिस कुर्सी पर बैठे हुए थे, उस कुर्सी पर उनके नीचे एक कुशन रखा गया था, जिसकी मोटाई 4 से 5 इंच के बीच थी। इस कुशन का साइज कुर्सी की गद्दी के साइज के बराबर था। मार्क ज़करबर्ग की हाइट 5 फुट 7 इंच है और दलील ये दी जा रही है कि काले रंग के इस कुशन को उनकी कुर्सी के नीचे इसलिए रखा गया था ताकि उन्हें बैठने में आराम मिले, आराम से बैठ सकें और वो 5 घंटे तक सेनेटर्स के सवालों का जवाब देते वक्त सभी के साथ नजरें मिला सकें, इसलिए थोड़ी ऊंचाई बढ़ाई गई। लेकिन बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने वाले एक्सपर्ट्स इसे दूसरे तरीके से देख रहे हैं। इन एक्सपर्ट्स के मुताबिक
कुशन इसलिए रखा गया था ताकि मार्क जकरबर्ग मुश्किल सवालों के बीच खुद को कॉन्फिडेंट दिखा सके। वो अपनी छवि एक बड़े और मजबूत व्यक्ति के तौर पर पेश कर रहे थे जो किसी भी खतरे से घबराने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जकरबर्ग जानते थे कि इस सुनवाई के दौरान पूरी दुनिया उन्हें टेलीविजन पर देख रही है, पूरी दुनिया के करोड़ों लोग उन्हें टीवी पर देख रहे होंगे और वो उनके बॉडी लैंग्वेज से ये अंदाजा लगाएंगे कि वो कितने दबाव में है। और इसलिए उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज को लेकर बहुत तैयारी की थी। अब आपको ये बताते हैं कि जकरबर्ग की तैयारी कितनी मजबूत थी। बॉडी लैंग्वेज पर तो उन्होंने ध्यान दिया कि वो लगातार कॉन्फिडेंट नजर आए, लेकिन बाकी तैयारी भी की गई। सुनवाई के दौरान किस सवाल का जवाब कैसे देना है, इसके लिए मार्क जकरबर्ग कुछ नोट्स तैयार करके अपने साथ लाए थे। इन नोट्स में क्या लिखा था उसे पढ़ना वहां मौजूद लोगों और पत्रकारों के लिए संभव नहीं था, लेकिन वॉशिंगटन डीसी के कैपिटल हिल में उस वक्त बड़ी संख्या में फोटो जर्नलिस्ट भी मौजूद थे और उन्हीं में से एक ने जकरबर्ग के इन नोट्स के 2 पन्नों की तस्वीरें खींच ली और हमने उन्हीं तस्वीरों की मदद से इन नोट्स का विश्लेषण आज आपके लिए किया है। जो तस्वीरें खींची गई, हमने उन तस्वीरों को जूम करके ये पढ़ने की कोशिश की कि उन नोट्स में क्या लिख कर लाए थे जकरबर्ग और हम उसे पढ़ पाए। जकरबर्ग को यह अंदेशा था कि कैम्ब्रिज एनालिटिका के मुद्दे पर उनसे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी विश्वासघात से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, इसलिए उन्होंने अपने नोट्स में पहले से ही जवाब तैयार करके रखा था और वो जवाब था, क्षमा कीजिए यानी माफ कीजिए, हम ऐसा दोबारा नहीं होने देंगे। यानी पहले ही उसमें इस सवाल के जवाब में वो सॉरी कह देंगे, वो कह देंगे आई एम सॉरी और ऐसा दोबारा नहीं होगा। डेटा सेफ्टी को लेकर उन्होंने अपने नोट्स में लिखा था कि वो और उनका पूरा परिवार हर रोज फेसबुक का इस्तेमाल करता है और जो गलती हुई है उसे सही करने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। बिजनेस मॉडल को लेकर भी उनका जवाब पहले से वो लिख कर लाए थे। उन्होंने अपने नोट्स में लिख रखा था कि वो फेसबुक को ऐसा बनाना चाहते हैं ताकि हर कोई उसका इस्तेमाल कर सके और वो मुफ्त हो। सेनेटर्स के सामने फेसबुक को कैसे डिफेंड करना है यानी कैसे बचाव करना है, इसकी तैयारी भी वो करके आए थे। उदाहरण के तौर पर अगर सेनेटर्स उन पर कोई गंभीर आरोप लगाकर उन पर हमला बोल देते हैं तो उन्हें कहना था, रिस्पेक्टफुली आई रिजेक्ट दैट। मार्क जकरबर्ग के गुप्त नोट्स का सबसे दिलचस्प हिस्सा था जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन को लेकर। ध्यान से सुनिए इसे लेकर वो क्या लिख कर लाए थे। अगर जीडीपीआर से संबंधित कोई सवाल पूछा जाए तो उन्हें भूल कर भी ये नहीं कहना था कि हम जीडीपीआर में दिए गए मानकों का पालन पहले से ही करते हैं। ऐसा वो लिख कर लाए थे कि यहाँ ये बिल्कुल नहीं कहना है कि हम इनका पालन करते हैं, इन गाइडलाइंस का। आपको यहाँ पता होना चाहिए कि जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन यूरोपियन यूनियन द्वारा जल्द ही लागू किए जाने वाला एक सख्त कानून है। मई 2018 में जैसे ही ये कानून आएगा, फेसबुक जैसी कंपनियों पर अपने यूजर्स का डेटा कलेक्ट करने, उन्हें स्टोर करने और उसका इस्तेमाल करने पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी गोल्डमैन सैक्स ने इसी हफ्ते अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि जैसे ही जीडीपीआर यूरोप में लागू होगा, यानी जैसे ही यह नया कानून यूरोप में लागू हो जाएगा, फेसबुक का रेवेन्यू 18,200 करोड़ रुपए तक घट जाएगा। मार्क जकरबर्ग के नोट्स को देखकर ऐसा लगता है कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की डेटा चोरी वाली समस्या को खुलकर स्वीकार नहीं करना चाहते। वैसे आज उन्हें एक बार फिर अमेरिका के सेनेटर्स के सामने पेश होना है और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस सुनवाई के दौरान अगर जकरबर्ग संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते तो हो सकता है कि अमेरिका की सेनेट फेसबुक को रेगुलेट करने के लिए कोई सख्त कानून बना दे। फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग के साथ सवाल जवाब का यह सिलसिला आगे भी चलता रहेगा, लेकिन नैतिकता के आधार पर फेसबुक पर दोषी होने का दाग अब लग चुका है और इसे सिर्फ सॉरी कहकर धोया नहीं जा सकता। किसी भी देश के लिए डेटा चोरी करने का मामला बहुत गंभीर होता है। इस पर चिंता जाहिर करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के डेटा की सुरक्षा के लिए फेसबुक, गूगल और व्हाट्सएप जैसी कंपनियों के सर्वर्स भारत में ही होने चाहिए। प्रधानमंत्री के इस विचार का बड़ा असर आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि भारत जैसे देश में फेसबुक जैसी कंपनियों को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कोई कानून है ही नहीं और इसीलिए फेसबुक जैसी कंपनियां
भारत जैसे देशों को गंभीरता से कभी नहीं लेती और चोरी करने के बाद सीना जोरी करती हैं और कहती हैं कि आपके अपने ही देश में आपको बचाने के लिए जब कोई कानून नहीं है तो आप फेसबुक से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपको बचाने के लिए कोई कदम उठाएगी। और इसके बाद भारत जैसे देश के लोग और सरकारें बिल्कुल असहाय हो जाती हैं क्योंकि उन्होंने अब तक कोई कानून बनाया ही नहीं। हालांकि सूचना क्रांति के इस दौर में हमारा समाज एक वायरलेस समाज बन चुका है और इंसान की जगह अब कंप्यूटर बॉट्स ने ले ली है। कंप्यूटर बॉट्स ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी मदद से फेक अकाउंट बनाकर यानी नकली अकाउंट बनाकर सूचनाओं को एक खास एजेंडे के तहत वायरल किया जा सकता है। यानी सोशल मीडिया पर जो चीजें या सूचनाएं वायरल होती हैं वो कई बार इंसानों के जरिए नहीं बल्कि बॉट्स के जरिए वायरल होती हैं। बॉट्स के जरिए बनाए गए हजारों फेक अकाउंट से किसी भी मैसेज को सिर्फ एक क्लिक से वायरल किया जा सकता है, उसे ट्रेंड कराया जा सकता है। ऐसा करने से वो मैसेज कुछ ही समय में लाखों करोड़ों लोगों तक बड़ी आसानी से पहुंच जाता है। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक ट्विटर पर ट्वीट किए जाने वाले हर 10 में से 7 लिंक्स बॉट्स के जरिए वायरल किए जाते हैं। इस रिसर्च के लिए इस एजेंसी ने पिछले साल 2017 में ट्विटर पर करीब 12 लाख ट्वीट्स की स्टडी की। इसका मतलब यह हुआ कि ट्विटर पर आपको मिलने वाली जानकारियां और ट्रेंड्स 100% सही नहीं होते। इसलिए सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाले ट्रेंड्स और वायरल होने वाली सूचनाओं पर कभी भी आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए। हमेशा ये मत सोचिए कि अगर कोई खास चीज ट्रेंड कर रही है तो वो इसलिए कर रही है कि वो बात या वो विषय जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। हो सकता है पैसा खर्च करके बॉट्स के जरिए उसे ट्रेंड कराया जा रहा हो।